क्या मणिपुर धीरे धीरे भारत का नया कश्मीर बनता जा रहा है, जहां इंडियन आर्मी पर अटैक्स होते हैं, सिविलियंस डर के साए में जीते हैं और दिन दहाड़े टेरर लाइक अटैक्स होते हैं। ऐसा स्टेट जो अपने रिच कल्चर और स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता था, वहां आज इंसर्जेंसी और एथनिक वायलेंस ने अपना घर बना लिया है। सिचुएशन इतनी हार्ट रेंचिंग हो चुकी है कि हाल ही में एक रॉकेट लाइक प्रोजेक्टाइल अटैक में एक आर्मी पर्सनल के 4 साल के बच्चे और एक न्यूबॉर्न की जान चली गई। ऐसे टेरर टाइप इंसिडेंट्स क्लियर इंडिकेशन है कि ग्राउंड पर डिस्टर्बेंस का लेवल एक फुल ब्लोन मिलिटेंसी जैसा बन चुका है। लेकिन ये आग अचानक नहीं लगी है। 2023 से जो वायलेंस हम देख रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत लंबी फ्रैक्चर्ड हिस्ट्री है, जिसे पिछले गवर्नमेंट्स कंप्लीटली सॉल्व करने में फेल रही। आज के इस वीडियो में हम इसी डीप रूटेड प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि मणिपुर इस हालत तक कैसे पहुंचा और कैसे प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इस आग को बुझाने के लिए ग्राउंड पर इम्पैक्ट ला रही है। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले मणिपुर के ज्योग्राफी और डेमोग्राफिक्स को समझना होगा। मणिपुर प्राइमरीली 2 रीजन्स में डिवाइडेड है, इम्फाल वैली और सराउंडिंग हिल्स। वैली रीजन जो स्टेट का सिर्फ 10% एरिया कवर करता है, वहाँ मेती कम्युनिटी रहती है, जो टोटल पॉपुलेशन का रफली 53% है और प्रीडोमिनेंटली हिंदू है। दूसरी तरफ बचा हुआ 90% हिली टेरेन नागा, कुकी और जोमी जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज के पास है, जो प्राइमरीली क्रिश्चियन है। प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रूट कॉज यही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। एक ऐसी स्टेट जहां मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिर्फ 10% लैंड पर स्क्वीज्ड है और माइनॉरिटी के पास 90% लैंड रिसोर्सेज है। ये इम्बैलेंस वक्त के साथ कम होने के बजाय और बढ़ता गया और दोनों साइड्स के बीच एक डीप मिसट्रस्ट क्रिएट कर गया, जिसे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कभी इफेक्टिवली एड्रेस नहीं किया गया। ये डेमोग्राफिक डिवाइड ब्रिटिश एरा की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा है, जिसे आजादी के बाद भी हैंडल करने में बड़ी गलतियां हुई। 1949 में जब महाराजा बोध चंद्र सिंह ने मणिपुर को इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट किया, तभी से स्टेट में एक रिजेंटमेंट था। लेकिन सबसे बड़ा ब्लो आया 1960 के मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट से। इस लॉ ने मेटीज यानी कि नॉन ट्राइबल्स को हिल्स में जमीन खरीदने से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया, जबकि हिल ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब ST का स्टेटस मिल गया, जिसे उन्हें एजुकेशन और जॉब्स में प्रोटेक्टिव कोटाज मिलने लगे। वक्त के साथ पॉपुलेशन बढ़ी, वैली रीजन ओवरक्राउड हो गया और मेती कम्युनिटी इकोनॉमिकली स्क्वीज्ड फील करने लगी। पास्ट गवर्नमेंट्स इस लैंड और रिसोर्स एलोकेशन के इशू को कभी फेयर तरीके से बैलेंस ही नहीं कर पाई, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट था एक अंडर डेवलप्ड और डीपली पोलराइज सोसाइटी। जब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से ग्रीवेंसेस सॉल्व नहीं होते, तब मिलिटेंसी जन्म लेती है। 1980s और 1990s आते आते मणिपुर में हर कम्युनिटी ने अपने एथनो नेशनलिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स बना लिए। मेतीज ने UNLF और PLA जैसे ग्रुप्स बनाए, नागाज ने NSCN के अलग अलग फैक्शंस फॉर्म किए और कुकीज ने अपने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस खड़े कर दिए। एक टाइम था जब हर ग्रुप अपने अलग होमलैंड की डिमांड कर रहा था। पास्ट गवर्नमेंट्स का अप्रोच इसको लेकर बहुत रिएक्टिव था। उन्होंने अफ्स्पा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया और सिर्फ मिलिट्री लेंस से इस इशू को देखा। लेकिन जो मॉडिकम ऑफ डेवलपमेंट और इकोनॉमिक पैकेज स्टेट को चाहिए था, वो कभी प्रॉपर्ली डिलीवर ही नहीं हुआ। इस डेकेड्स लॉन्ग इंस्टेबिलिटी ने स्टेट मैकेनिज्म को इतना वीक कर दिया और यूथ में आने वाले वक्त के लिए अग्रेसिव माइंडसेट कर दिया। पिछले कुछ सालों में एक एक्सटर्नल फैक्टर ने इस पावर केग में आग लगा दी, म्यांमार का इंटरनल क्राइसिस। म्यांमार मिलिट्री कू के बाद वहां से चिन कुकी रेफ्यूजीज का हेवी इन्फ्लक्स मणिपुर में शुरू हुआ। एक ऐसी स्टेट जो पहले से ही ओवर पॉपुलेटेड और अंडर रिसोर्स थी, उस पर इस अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स का बर्डन आ गया। साथ ही इस बॉर्डर क्रॉस ओवर की वजह से गोल्डन ट्रायंगल की प्रॉक्सिमिटी का फायदा उठाते हुए हिल्स में इलीगल पॉपी कल्टीवेशन मैसिव स्केल पर बढ़ गया। जब स्टेट गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट इविक्शन ड्राइव शुरू किए, तो कुकी ट्राइब्स को लगा कि उन्हें अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है। इस टेंस माहौल में अप्रैल 2023 का हाई कोर्ट डायरेक्टिव आता है, जिसमें मेती कम्युनिटी को ST स्टेटस देने पर विचार करने को कहा गया। ट्राइबल ग्रुप्स ने इसको अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह देखा। उन्हें लगा कि अब उनकी बची हुई जमीन और कोटास दोनों मेतीज ले जाएंगे, और यही वो चिंगारी थी जिसने दंगे भड़का दिए। 3 मई 2023 को
चुराचंदपुर और बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट्स में स्टोन पेल्टिंग और आर्सन के साथ वायलेंस इरप्ट हुआ और देखते ही देखते 48 आवर्स के अंदर पूरा स्टेट जलने लगा। कुकी और मेती मॉब्स ने एक दूसरे की प्रॉपर्टीज, चर्चेज और सेटलमेंट्स को टारगेट किया। इस इनिशियल फेज में लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली कोलैप्स हो गया और हालत इस हद तक बिगड़ गई कि स्टेट पुलिस आर्मरी से हजारों वेपन्स और एमिनेशंस लूट लिए गए। 260 से ज्यादा लोग मारे गए और 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर सेग्रीगेटेड मेकशिफ्ट रिलीफ कैंप्स में जाना पड़ा। स्टेट दो हिस्सों में बट गया। वैली पर अरम्बाई टेंगोल जैसे मेती मिलिटेंट ग्रुप्स का कंट्रोल हो गया और हिल्स पर कुकी मिलिटेंट्स का। एक तरह से वहाँ पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा, जहाँ गवर्नमेंट का सिस्टम कंप्लीटली पैरालाइज नजर आने लगा था। जब स्टेट गवर्नमेंट बायस के एक्यूजेशंस फेस कर रही थी और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट को हेविली इंटरवीन करना पड़ा। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को रिजाइन करना पड़ा और स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, जिससे गवर्नेंस डायरेक्ट यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आ गई। सेंटर ने 250 से ज्यादा सीएपीएफ और आर्म्ड फोर्सेस की कंपनीज ग्राउंड पर उतार दी। बफर जोन्स एस्टैब्लिश किए गए ताकि दोनों वॉरिंग साइड्स क्लैश न कर सके और एक मैसिव डिसआर्मामेंट ड्राइव चलाया गया, जिसमें काफी लूटेड वेपन्स रिकवर भी हुए। इस हेवी सेंट्रल डिप्लॉयमेंट की वजह से मास स्केल राइट्स पर ब्रेक लगा है। हालांकि अर्ली 2026 में डेमोक्रेटिक ऑब्लिगेशंस के चलते इलेक्टेड गवर्नमेंट वापस रीइंस्टेट हुई है और पीस कमिटीज फॉर्म की जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी भी फ्रैजाइल है। सेंट्रल फोर्सेस की स्ट्रिक्ट पुलिसिंग के बावजूद मिलिटेंट्स आइसोलेटेड टेरर स्टाइल गुरिल्ला अटैक्स कैरी आउट कर रहे हैं। मणिपुर को एक नया कश्मीर बनने से रोकने के लिए सिर्फ मिलिट्री अप्रोच काफी नहीं होगी। सबसे पहले और क्रूशियल स्टेप है रिमेनिंग लूटेड वेपन्स को रिकवर करना और दोनों साइड्स के मिलिटेंट विजिलेंटी स्ट्रक्चर्स को कंप्लीटली डिसमेंटल करना। गवर्नमेंट को एक इंक्लूसिव डायलॉग सेटअप करना होगा, जिसमें नागा, कुकी और मेटी लीडर्स, स्पेशली सिविल सोसाइटी और विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हों। उसके अलावा पॉपी कल्टीवेशन का रूट कॉज यानी अल्टरनेटिव लाइवलीहुड की कमी, उसको एड्रेस करना पड़ेगा बिना प्यूनिटिव एक्शंस के। जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बिना ये मिसट्रस्ट कभी खत्म नहीं होगा। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन फोरम्स एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी ताकि जो वुंड्स कम्युनिटीज के बीच बन गए हैं उन्हें भरा जा सके। मणिपुर का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट सेंट्रल सिक्योरिटी और फेयर अनबायस्ड गवर्नेंस के कॉम्बिनेशन से ही हम इस स्टेट को उसके पुराने पीसफुल दौर में वापस ला सकते हैं।